पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। फसल की उचित बढ़वार के लिए गेहूं की फसल में कौन कौन से करें प्रबंधन कार्य। यूरिया से सूखे चारे को उपचारित कर कैसे बनाएं पोषण से भरपूर। लो टनल में अगेती शिमला मिर्च की खेती करके किसान ले सकते हैं अधिक आय। हमारे प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने समय से गेहूं की बुआई कर दी होगी, उनकी फसल इस समय 20 से 25 दिन की अवस्था पर होगी। हमारे एक किसान भाई जिन्होंने गेहूं की फसल लगाई है, जिसकी बढ़वार ठीक ढंग से नहीं हो रही है, जो इसकी उचित बढ़वार के लिए प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं। मैंने इस बार 10 बीघे गेहूं लगाए हैं और उनको 2-3 स्टेप में लगाए। पहले 3 बीघे के लगाए, फिर 3 बीघे के और बाद में अभी 4 बीघे के लगाए। इस बार क्या है, मौसम की असमानता और कम ज़्यादा तापमान रहा इस बार, तो गेहूं अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि इस बार क्या दे कि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। तो इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी शर्मा। आज जो गेहूं फसल है हमारे क्षेत्र की अच्छी फसल है और किसान भाई खूब लगाते हैं भी हैं, तो इस पर थोड़ी समसामयिक जानकारी देना चाहूँगा। अभी जो वर्तमान में जिन्होंने पहले लगाई थी, जो गेहूं बहुत जल्दी लगा दिया है, उसमें थोड़ी समस्या आ रही होगी, पौधों की बढ़वार नहीं हुई होगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक था। किसान भाइयों, प्रायः देखा जाता है कि गेहूं की फसल में भी लोग बहुत अधिक से ज़्यादा बीडिसाइड का उपयोग करते हैं। ये वैसे ठीक नहीं है, इसको अपना प्रचलन में नहीं बनाएं क्योंकि इससे हमारे उत्पादन लागत भी बढ़ती है और हमारे पौधे और ज़मीन पर भी इसके हानिकारक प्रभाव देखे गए हैं। कोशिश होना चाहिए कि हमारे जैसे चौड़ी पत्ती के हैं, जैसे बथुआ है, हिरनखुरी है, इनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। और जो सकरी पत्ती वाले हैं उसमें जैसे जंगली जई है, गेहूं का मामा फाइलस माइनर है, इस तरह के बीड्स जो होते हैं उनको हम यदि मजदूर की सहायता से निकालें और थोड़ा सा हमारा उससे थोड़े जड़ों में हवा भी प्रवेश होगी तो वो ज़्यादा उससे हमारे उत्पादन में लाभ होगा। तो यदि आवश्यक है, ऐसा लग रहा है, तो हम वैसे तो 3 तरह से प्रयोग करते हैं। एक तो जहाँ बुवाई से पहले उपयोग करते हैं, जैसे स्टाम्प वगैरह है, इनका उपयोग कर सकते हैं बुवाई से पूर्व नमी की अवस्था में। और दूसरे तरह के हमारे जो खरपतवार नाशी होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि बुवाई कर दी और अंकुरण से पूर्व, यानी बुवाई के 24 घंटे तक हम उसका हमें उपयोग कर सकते हैं, उससे भी हमारे बीट कंट्रोल होते हैं। और तीसरा जो है जो खरपतवार नाशी है वो है कि जो इनकी 15 से 20 दिन की अवस्था पे फसल की बुवाई के बाद उनका उपयोग किया जा सकता है। तो यदि अति आवश्यक है तो हम इनमें से वैसे कोशिश करें, यदि हमारे ज़्यादा वीड्स होते हैं तो हम प्रारंभिक अवस्था में ही हम या तो हम तैयारी के समय उपयोग कर सकते हैं या फिर हम अंकुरण से पूर्व जो खरपतवार नाशी है उनका उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारी फसल के लिए भी ठीक होगा।
गेहूं लगा रखा है या लगा रहे हैं, उसमें क्रम से हम लगभग ये मान के चलिए कि 20 से 25 दिन पे हमको सिंचाई देना जरूरी होता है। यानी पहली सिंचाई हमारी 18 से 20 दिन पे हो गई, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन पे, फिर 65 से 70 दिन पे, फिर 85 से 90 दिन पे। इस तरह जितना हमारे पास सुविधा है उस हिसाब से हम सिंचाई का शेड्यूल बना लें और उस शेड्यूल के अनुसार सिंचाई करें। जब हम प्रथम सिंचाई कर रहे हैं तो हमने प्रारंभिक में 1/3 तो दे दिया है। जो हमारा जैसे 50 किलो यूरिया था तो लगभग 15 किलो हमने पहले दे दिया है। तो जो प्रथम सिंचाई करेंगे उसमें हम 15 किलो यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से दें, और इसके बाद शेष जो बचता है उसको हम 40 से 45 दिन की अवस्था पे जब द्वितीय सिंचाई करें उस समय वो यूरिया दे दें, उसके बाद देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि इसके बाद भी ऐसा लगता है हमारी फसल का जो उठाव अच्छा नहीं है तो एक स्टेज है उस पर हम यूरिया दे सकते हैं, वो भी घुलनशील अवस्था पे। जब हमारी फ्लैग लीफ स्टेज होती है, जब हमारी बाली स्टार्ट होती है निकलना, तो उस समय यदि हम 2% यूरिया का घोल स्प्रे कर देते हैं तो उससे हमें उत्पादन ठीक मिलेगा और हमारे पौधों का विकास भी अच्छा होता है। गेहूं में अभी जो वर्तमान में थोड़ी सी जिन्होंने जल्दी लगा दिया है तो थोड़ी समस्या आ रही है और पीलासपन देखा गया है, तो किसान भाई चाहे तो अभी मैंकोजेब प्लस कार्बाइडेंजिन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है 63 और 12%, तो उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक स्प्रे कर देंगे तो इनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ये इसी समय हमारा जो शीर्ष जड़ है गेहूं की उसका विकास होता है और उसी के आधार पे फिर आगे हमारे इसमें जो है एक बीज से कई पौधे जो किले निकलेंगे, वो बहुत सारे पौधे निकलते हैं जो जिससे हमारा करीब करीब जैसी वैरायटी है उसके ऊपर निर्भर है। वैसे फिर भी ये मान के चलो 20 से लेके 32 तक जो है टिलर्स निकल जाते हैं, जो हमारे उत्पादन को काफ़ी अच्छा उत्पादन हमको मिलता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में खरीफ की फसलों की कटाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और इनसे बहुत अधिक मात्रा में सूखा चारा प्राप्त होता है, जिसको यूरिया से उपचारित करके पोषक तत्वों को बढ़ाकर दुधारू पशुओं के आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। तो सूखे चारे की पौष्टिकता कैसे बढ़ाएं, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध कुमार से। तो मैं यहाँ जानवरों में सूखे चारे की उपयोगिता और उसके रख रखाव पे चर्चा करने आया हूँ। तो जब किसान भाई लोग खेत से सूखे चारे की कटाई कर लेते हैं तो उसका रख रखाव कैसे करें उसके बारे में आपको मैं बताने। तो सूखा चारा हम लोग एक तो कटाई करके कुट्टी मशीन आती है, जो कटर मशीन रहता है, उससे कुट्टी बना के हम लोग, आप लोग जो भूसा हम लोग जानवरों में भूसा बना के रख लिए कुट्टी बना के, तो वो जानवरों में खिलाने के लिए हो गया। उससे कुट्टी इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें जानवरों की पाचन क्षमता बढ़ती है, पाचन क्षमता जो होती है वो जानवरों में बढ़ जाती है, इसलिए वो कुट्टी के रूप में हम लोग सूखे चारे को खिलाते हैं। फिर हुआ कि ये तो सिंपल प्रोसेस है कि हाँ जानवरों में सूखा चारा जो है हम लोग खिलाए कुट्टी बना के। अब है कि सूखा चारा जानवरों में और कैसे बढ़ाएं, मतलब उसकी उपयोगिता कैसे बढ़ाएं। तो सूखा चारा जानवरों में उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं 2 तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, मतलब एक अल्कली, दूसरा यूरिया। अल्कली ट्रीटमेंट और यूरिया ट्रीटमेंट। तो अल्कली ट्रीटमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिसको हम 100 केजी सूखा चारा में 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 100 केजी है तो 4 केजी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 60 लीटर वाटर में घोल के अच्छी तरह से और उसको स्प्रिंकल कर देते हैं सूखे चारे पे। इससे क्या होता है कि ये सूखा चारा फिर कटाई करके जो खिलाते हैं तो जानवरों में इसकी
पाचन शक्ति बढ़ जाती है और इसके प्रोटीन परसेंटेज भी बढ़ जाता है। ऐसे जनरली व्हीट स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं गेहूं का भूसा, धान का भूसा, इसमें प्रोटीन परसेंटेज बहुत ही कम होता है और इस प्रोटीन परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम लोग NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट करते हैं। इससे प्लेटेबिलिटी, एक इंग्लिश में टर्म है प्लेटेबिलिटी, मतलब कि स्वाद आना, जानवर इसको जल्दी खाएगा और इसकी प्रोटीन परसेंटेज, क्योंकि प्रोटीन अगर जानवरों में हम देंगे तो इसकी दूध की क्षमता बढ़ेगी, तो इसलिए इसको पहला ट्रीटमेंट हम लोग NaOH ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है यूरिया ट्रीटमेंट। यूरिया ट्रीटमेंट सेम उसी तरह से जैसे NaOH ट्रीटमेंट करते हैं उस तरह से यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं। यूरिया ट्रीटमेंट में है क्या कि 100 kg सूखा चारा लिए, उसको हम एक पॉलीथीन पर बिछा लिए, उसके बाद 60 kg वाटर लिए और 4 kg यूरिया लिए, मतलब 100 kg के लिए हम 4%, मतलब 100 kg का 4% 4 kg होगा। तो 4 kg यूरिया को घोल बनाकर और उसका छिड़काव करेंगे और उसको फिर पैक करके रख देंगे। तो 4-5 हफ्तों के बाद, ये यूरिया ट्रीटमेंट के बाद इसकी गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं और जानवरों के पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और प्रोटीन कंजम्पशन कराते हैं। आमतौर पर 3 हफ्ते या गर्मियों में 10 दिन तक ढेरी को बंद रखें ताकि उसके भीतर उत्पन्न अमोनिया गैस घटिया चारे को पौष्टिक रूप में परिवर्तित कर सके। इसके बाद ढेरी खोलकर आवश्यकता अनुसार चारा निकाल लें और फिर ढेरी को बंद कर दें। यूरिया उपचार से ढेरी के अंदर अमोनिया गैस पैदा होती है जो धीरे धीरे रेशों में प्रवेश करती है तथा पाचक तत्वों को लिग्निन मुक्त कर देती है। इस प्रकार से चारे की पौष्टिकता बढ़ जाती है। कुछ अमोनिया रेशे के साथ चिपकी रहने के कारण पशुओं के लिए अधिक लाभप्रद होती है। इस विधि में अमोनीकृत होने के फलस्वरूप भूसा पुआल का रंग भूरा या गहरा भूरा हो जाता है, परंतु इससे उनके गुणवत्ता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उपचारित चारे को खिलाने से 2 से 3 घंटे पहले हवा में फैला देना चाहिए ताकि उससे अवांछनीय अमोनिया गैस उड़ जाए तथा पशु उपचारित चारे को अधिक रुचि पूर्वक खाए। आमतौर पर यह पाया गया है कि पशु प्रारंभ में 1 सप्ताह तक रुचि पूर्वक नहीं खाते हैं, परंतु उसके बाद पशु उपचारित पुआल अथवा भूसे को खूब चाव से खाते हैं। उपचारित चारा किसी भी स्तनधारी पशु को जिसकी उम्र 6 माह से ऊपर हो सिर्फ उपचारित चारा अथवा उसके साथ दाना वगैरह या हरा चारा मिलाकर खिलाया जा सकता है। यूरिया से उपचारित भूसा पुआल आदि चारों को आमतौर पर प्रचलित विधियों में से किसी भी विधि के अनुसार खिला सकते हैं। साथ ही साथ पशुओं को खनिज एवं विटामिन की आवश्यकता पूर्ति के लिए 30 से 40 ग्राम खनिज मिश्रण और कम से कम 1-2 किलोग्राम हरा चारा खिलावें। सावधानियां। उपचार हेतु स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार उतने ही पुआल का उपचारण करें जो 4 से 6 सप्ताह के लिए आवश्यक है। गेहूं के भूसे का उपचारण एक बार में 4 से 6 माह तक के लिए किया जा सकता है। यूरिया को पानी में भली भांति घोलें तथा यूरिया एवं पानी की मात्रा सही हो। यूरिया का घोल पशुओं की पहुंच से बाहर रखें, क्योंकि इस घोल के व्यवहार से पशु विष ग्रसित हो सकते हैं, मृत्यु का भी शिकार हो सकता है। यूरिया का घोल चारे के ऊपर समान रूप से छिड़कना चाहिए तथा ढेर बनाते समय चारे की हर तह को पैरों से अच्छी तरह दबाना आवश्यक है। ढेरी का आकार गुंबद नुमा होना चाहिए। ढेरी को पॉलीथीन चादर अथवा खाद की बोरियों से या सूखे चारे से अच्छी तरह ढकना चाहिए ताकि उपचारण से अधिक लाभ हो सके। यूरिया उपचारण के इस विधि को पशुपालक आसानी से अपना सकते हैं। आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर।
किसान भाइयों, जैसा कि सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे में पाला पड़ने की संभावना के कारण किसान भाई लो टनल में शिमला मिर्च की खेती करके अपनी फसल को पाले से बचाकर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करें लो टनल में शिमला मिर्च की खेती, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BD यादव। यदि हमें अधिक मुनाफा लेना है सब्जियों से तो हमें कुछ हट के अलग से करना पड़ेगा और जब भी हमें अधिक मुनाफा होगा। ख़ास तौर से क्योंकि अभी मौसम सर्दी का है और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस तरह की सब्जियां जैसे कि हमें अगेती फसल लेनी हो उनके लिए, जैसे जो सब्जियां हमें ठंड के अंदर करने में दिक्कत आती है, ऐसे समय में हमें पौधों की बढ़वार करने के लिए कुछ नई तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो मैं बता रहा हूँ कि किसान भाइयों, यदि हमें अभी इस समय सर्दियों के अंदर शिमला मिर्च की खेती करनी है तो आपको पॉलीथीन की लो टनल तकनीकी जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी के अंदर हम अच्छी खेती करेंगे और बीमारी रहित, कीड़ों रहित और अगेती फसल होगी, तब हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों, यदि हमें शिमला मिर्च की खेती करनी है तो सबसे पहले हमें अपने खेत की तैयारी करनी। खेत की तैयारी करने के लिए हमें कम से कम 25 टन प्रति हेक्टर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिलानी है और उसकी अच्छी जुताई करनी है। जुताई करने के बाद में दूसरी जुताई से पहले ये जो सब्जी है शिमला मिर्च, क्योंकि कुछ लंबे समय तक चलती है और इसको लिए हमें कम से कम 120 किलो नत्रजन, 100 किलो फास्फोरस और 120 किलो के लगभग पोटास की जरूरत पड़ती है। तो हमें नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दूसरी जुताई से पहले डाल के उसकी अच्छी जुताई करके और हमें इसको खेत को तैयार करना है। खेत को तैयार करने के बाद में मुख्य बात आती है कि किसान भाइयों, हमें अच्छा उत्पादन लेना है, ज़्यादा उत्पादन लेना है तो कुछ और तकनीकी का भी हमें इस्तेमाल करना है। जैसे हमें उठी हुई जो क्यारी बनानी है, रेज बेड बनानी है और उसके ऊपर बूंद बूंद सिंचाई की लाइनें बिछाकर और ऊपर से हम जो प्लास्टिक मल्च आती है उसका भी इस्तेमाल करना है। उसके बहुत सारे फायदे हैं। बूंद बूंद से सिंचाई से तो पानी की बचत हो ही रही है, प्लास्टिक मल्च का उपयोग कर रहे हैं तो हमें पानी की बचत हो रही है और हमें बहुत सारे जो खरपतवार और दूसरे जो खर्चे हैं कम खर्चा करना पड़ेगा। नहीं तो हमें उसके लिए खरपतवार निकालने के लिए मजदूर लगाने पड़ेंगे, जो हमारा बचत होगी। साथ ही हमें क्योंकि जो उर्वरक देंगे पानी में घुलनशील जो बूंद बूंद सिंचाई के साथ में, उनकी मात्रा भी कम लगेगी। तो कहने का मतलब यदि हम ये जो नई तकनीकी है इनका इस्तेमाल करते हुए यदि हम शिमला मिर्च की खेती करेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो जब आप खेत तैयार कर लेते हैं तो दूसरी बात आती है कि हमें पौध कौन सी किस्म का हमें चुनाव करना है। तो शिमला मिर्च के अंदर यदि आप अच्छे पैदावार लेना चाहते हैं तो शिमला मिर्च की किस्म है 1865, वो आप उसकी पौध तैयार करें और पौध कम से कम 1-1.5 महीना पहले हमें तैयार करनी है। तो यदि किसान भाई आपने पौध तैयार कर रखी है तो उसको उचित समय है अभी आप उसको खेत में रोपाई भी कर दें, समय रहते इसकी रोपाई करें तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। अपनी जो बेड है, क्यारी है, उसमें अच्छी बूंद बूंद सिंचाई से पानी चला दें ताकि हमें रोपाई करते समय हमारे पौधों का नुकसान नहीं हो। और उसके बाद में रोपाई की जो दूरी है वो कम से कम अपने को पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर अर्थात 1.5 फीट की दूरी रखनी है। और 2 कतारों के बीच में भी हमें लगभग 1 फीट का जो दूरी रखनी है। तो उसके बाद में आप जब लगाएंगे तो उस समय में हमें सावधानी बरतनी है कि जब पौधे लगाने हैं तो हमें पौधे के जो, क्योंकि आजकल पौध भी जो तैयार करते हैं वो ट्रे के अंदर जो प्लास्टिक के ट्रे हैं उसमें तैयार करते हैं। जब निकालते समय उसका जो पौधे के जड़ें हैं वो खराब नहीं हो, उसमें टूटे नहीं और तुरंत उसको लगा के मिट्टी से दबा दें। तो इस तरह से अपने यदि इसको पौध को लगाएंगे और उसके बाद में बूंद बूंद सिंचाई चालू करें तो हमारी पौध बिल्कुल अच्छी चलेगी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है क्योंकि हम अभी सर्दियों में इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो हमें इसको पाले से बचाने के लिए हमें, मैंने बताया कि जैसे पॉलीथीन की लो टनल तकनीकी अपनानी है। तो आपको 6 से 8 mm का जो सरिया है वो करीब 6 फीट लेके और उसको राउंड में गोलाई में मोड़ना है और आपकी जो बेड है
क्यारी है उसके ऊपर लगभग 1.5 मीटर की दूरी पे हमें वो सरिये लगाने हैं। और उसके ऊपर पॉलीथीन की सफ़ेद जो सीट आती है, लगभग 200 गेज की जो पॉलीथीन सफ़ेद सीट है वो हमें काम में लेनी है। और वो क्योंकि उसका 1 मीटर चौड़ाई आती है, उसके अंदर उसको बीच में से काट के उसको दुगनी कर लेते हैं, हम 2 मीटर की चौड़ाई कर लेते हैं। तो जो अपने जो सरिये लगाए हैं उसके ऊपर हम इसको पॉलीथीन को, सफ़ेद पॉलीथीन को ऊपर से ढक देंगे और साइडों में दोनों तरफ से मिट्टी से दबा देंगे। तो इससे हमारे जो फसल है वो बिल्कुल हमारे पाले से भी सुरक्षित रहेगी और अंदर जो है ना, जो टनल बनेगी, गुफा बनेगी, उसके अंदर तापमान करीब 12-13 डिग्री बढ़ जाएगा। तो अंदर का जो रात का तापमान है वो लगभग 15-16 होगा, जो हमारी फसल को बढ़वार के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए किसान भाइयों, इस तरह यदि हम नई तकनीकी से शिमला मिर्च की खेती करना चाहेंगे तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होगा और अच्छा फ़ायदा होगा। हम बीमारियों से, कीड़ों से सबसे दूर रखेंगे तो उसमें हम अच्छी कमाई कर पाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खतौली, जिला ग्वालियर के कृषक सुरेंद्र पटवा ने। यह स्पानिंग के बाद बटन मशरूम में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र पटवा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। यहाँ पर मशरूम का शोध, शिक्षण और प्रसार कार्य होता है मशरूम से संबंधित। मैं आपको आज यहाँ पर लगे हुए मशरूम के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो स्पानिंग के तुरंत बाद हमें ये देखना चाहिए कि कंपोस्ट में क्या स्पानन पूरा फैल चुका है या नहीं। लगभग स्पान फैलने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। इसके पश्चात सारे बैग इसमें सफ़ेद हो जाते हैं। संपूर्ण जो कंपोस्ट है वो माइसीलियम से पूरा कवर हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तब इसके ऊपर हम आवरण मृदा का एक परत बिछा देते हैं 4 सेंटीमीटर मोटी। आवरण मृदा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है मशरूम के उत्पादन में। अगर हम आवरण मृदा को नहीं बिछाएंगे तो हम फसल उत्पादन नहीं कर सकते हैं। आवरण मृदा बिछाने के लिए बैगों का मुंह खोल लेते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर ये बैगों का मुंह खोल दिया गया है और इसके बाद में बैगों का मुंह चारों तरफ से बराबर करके और समतल करके और उसके नीचे जो कंपोस्ट रखी हुई है यहाँ पर उसको भी हम समतल कर लेते हैं। और इसके बाद में ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये इसकी 4 सेंटीमीटर मोटी परत इस ऊपरी सरफेस पर बिछा देते हैं। बिछाने से क्या होता है, और इसके बाद में तुरंत पानी लगाते रहते हैं इसमें। केसिंग के इसको बोलते हैं केसिंग करना। इस केसिंग मृदा पर हम पानी लगाते रहते हैं जिससे कि इसमें फल उत्पादन शुरू हो जाता है। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। पहली बात यह है कि केसिंग में अगर हम ज़्यादा बेबिस्टीन और ज़्यादा फॉर्मलिन का इस्तेमाल कर देंगे तो कवक जाल जो है, जो फल बनने हैं केसिंग मृदा आवरण पर, जो फल बनने हैं वो नहीं बनेंगे या देर से बनेंगे या उनमें कोई अनियमितता आ जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो कंपोस्ट है, जो हमारी केसिंग है, वो उसमें केमिकल का उपयोग निर्धारित मात्रा के हिसाब से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हम आवरण मृदा प्रयोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए। यदि वो उसमें कोई भी कच्चा पदार्थ उपलब्ध है तो उसमें अन्य प्रकार की फफूंदियाँ आ जाती हैं, लेकिन बटन मशरूम के फल नहीं बनते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक केसिंग आवरण मृदा का चुनाव करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सारे पदार्थ जो हम केसिंग मृदा में उपयोग कर रहे हैं, आवरण मृदा में उपयोग कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सड़े हुए होने चाहिए, गले हुए होने चाहिए। तो ये बात रही इसकी केसिंग मृदा की। जब हम केसिंग कर देते हैं, जैसे आप बैगों में देख रहे हैं, अब इसके बाद में हमारा फसल कक्ष का प्रबंधन कार्य शुरू होता है। यहाँ पर पानी की मात्रा कमरे के अंदर लगभग 90% रहनी चाहिए। जो ये पानी हम रोज़ाना सुबह और शाम लगाते हैं ताकि पानी का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो आपेक्षिक आर्द्रता है फसल कक्ष के अंदर, वो लगभग 80 से 90% लगातार बनी रहे।
और दूसरी बात यह है इसमें, इसके साथ साथ हमें कमरे की जो खिड़कियां हैं वो लगभग 4 घंटे सुबह खोल के रखनी चाहिए, जिससे कि उसमें ताज़ी हवा का आवागमन हो सके। ये बात ध्यान रखनी चाहिए हमें कि हमें फसल कक्ष को लंबे समय तक बंद नहीं रखना चाहिए, नहीं अदरवाइज अन्यथा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि जो मशरूम का कवक जाल जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये फफूंदी कवक जाल जो है ये केसिंग मृदा पर आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आवरण मृदा पर आ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें फल बनने के बजाय मशरूम का कवक जाल आपको दिखाई देगा। ये तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फसल कक्ष में ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें 4 घंटे प्रतिदिन फसल कक्ष के जो दरवाजे हैं उनको खोल के रखना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई भी इंसेक्ट पतंगा वो हमारे फसल कक्ष के अंदर प्रवेश ना करे, अन्यथा वो केसिंग में अंडे देगा और बहुत सारी समस्याएं फिर उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी कीड़े मकोड़ों से संबंधित। और हमें लगभग 4 घंटे प्रकाश भी फसल कक्ष में देना जरूरी है। इसके बाद में हम प्रकाश देने के बाद में और CO2 की मात्रा कार्बन ऑक्सीजन देने के बाद फसल कक्ष को 4 घंटे बाद बंद कर देते हैं और फिर अगले दिन ये प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो केसिंग का pH है वो केसिंग का pH कंपोस्ट के pH से ज़्यादा हो, तभी हम फल विकसित हो सकते हैं। जी हाँ, तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फूलगोभी और पत्ता गोभी फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए कौन कौन से करें प्रबंधन कार्य। सोलर संयंत्र की कृषि में उपयोगिता और इसके रखरखाव पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।